नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कुरुक्षेत्र पर हम पिछले कई सत्रों से चर्चा कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र का जो छठा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, यानी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, उसके पद्यांशों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो ये बात आपको कुरुक्षेत्र के विषय में ध्यान में रखने की है कि कुरुक्षेत्र में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध की समस्या को उठाया है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बीच बीच में दोहराना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी स्मृति में ये तथ्य ताजा रहें। अब प्रश्न ये है कि युद्ध की समस्या को आखिर उठाया ही क्यों गया? युद्ध की समस्या को उठाने का तात्पर्य ये है, अभिप्राय कवि का उद्देश्य ये था कि जिस समय कुरुक्षेत्र प्रकाशित हुई कृति वो 1946 का वर्ष था और उससे पहले वे उसकी रचना कर चुके थे। और 1946 का वर्ष वो वर्ष है दोस्तों जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त होता है। 1939 में शुरू होता है, 1945 में समाप्त होता है और पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका में बुरी तरह से जल चुका था, त्राहि त्राहि कर रहा था। तो कवि के मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर युद्ध मानव जाति के लिए इतना हिंसक होने के बावजूद क्यों अनिवार्य है। और तब उन्होंने इस प्रश्न पर बातचीत की और सोचा कि क्यों ना कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से, यानी महाभारत के प्रसंग के माध्यम से युद्ध की समस्या पर विचार किया जाए। तो उसी कड़ी में हम पहले चर्चा कर चुके हैं पिछले सत्रों में कि कवि बात कर रहे हैं कि विज्ञान के जो विध्वंसक पक्ष है उसको मनुष्य ने ग्रहण किया है और उसके जो लोक कल्याणकारी पक्ष है उसकी उसने उपेक्षा की है। और यही कारण है कि वो हिंसक प्रवृत्ति का दुष्प्रवृत्तियों से युक्त होकर एक ऐसे मनुष्य के रूप में सामने आ गया है जो वास्तव में मानवीय मूल्यों से रहित है, मानवता की भावना जिसमें है नहीं और जो हर स्थिति में मानव कहलाने के योग्य है ही नहीं। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कवि कह रहे हैं कि उसने आकाश पर, पृथ्वी पर सब जगह अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यानी पृथ्वी जो कि पहले बहुत ही रहस्यात्मक हुआ करती थी मनुष्य के लिए, आकाश जो असीम संभावनाओं और रहस्यों से युक्त हुआ करता था, विज्ञान के जरिए मनुष्य ने उन सारे रहस्यों को जान लिया है और इस तरह से उसकी ज्ञान की पिपासा जो है वो शांत नहीं हुई है बल्कि और निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आगे की पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। 16वें अंश पर हम आ गए हैं। 16वें अंश में कवि कहते हैं कि यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। दो पंक्तियों का ही यह अंश है दोस्तों और आपको ध्यान रखना है कि कवि ने भूमि मंडल यानी पृथ्वी तो असीम है, हम हमेशा पृथ्वी को अखिल भूमंडल कहकर पुकारते रहे हैं, यानी असीमित भूमि और आकाश को भी हम असीम कहते रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि कवि यहाँ लघु शब्द का इस्तेमाल करते हैं भूमि के लिए और व्योम जो विस्तृत है, असीमित है, उसके लिए संकीर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ कवि इन दो शब्दों के प्रयोग से ये व्यंजित करना चाहते हैं कि वास्तव में मनुष्य ने भूमि के वो सारे रहस्य जो पूर्ववर्ती मानव के लिए रहस्य बने हुए थे, उन सबको विज्ञान के आधार पर, विज्ञान के जरिए उन सबको खोल लिया है, उन्हें जान लिया है। और यहां तक कि जो आकाश रहस्यों से भरा हुआ होता था, उस विस्तृत आकाश को भी उसने, उसके सारे रहस्य भी खोल लिए हैं, उन्हें भी जान लिया है। और यही कारण है कि जो पृथ्वी है वो अब उसे छोटे से ग्रह के रूप में प्रतीत होती है और जो विस्तृत आकाश है वो उसे संकुचित आकाश के रूप में प्रतीत होता है। अब नीचे कवि कहते हैं चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। और कवि कहते हैं कि मनुष्य की एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो जब कोई एक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे और भी बृहत्तर लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है। तो यही कारण है कि क्योंकि भूमि के सारे रहस्य मनुष्य ने जान लिए, आकाश के सारे रहस्य मनुष्य ने जान लिए, अब उसके पास जानने के लिए पृथ्वी और आकाश में तो कुछ बचा ही नहीं। तो कवि लिखते हैं लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा तो शांत होती नहीं, उसके पास इतना अतुलित बुद्धि बल है कि उसे निरंतर अपनी बुद्धि की प्यास को बुझाने के लिए नित नए अनुसंधान, नित नए रहस्य जानने के लिए चाहिए। तो चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। अब मनुष्य की बुद्धि क्योंकि निरंतर जिज्ञासु होती है, उसे
प्रतिपल कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती है। इसलिए कवि लिखते हैं कि अब क्योंकि पृथ्वी और आकाश के सारे रहस्य मनुष्य ने जान लिए हैं, तो अब उसे एक नया विस्तृत जग चाहिए। विस्तृत जग में व्यंजित अर्थ क्या है? विस्तृत जग में व्यंजित अर्थ है कि ऐसा विस्तृत जग जिसमें अनंत रहस्य भरे हों और मनुष्य के लिए वो अनंत रहस्य जानने के लिए तैयार हों। यानी उसे विस्तृत तब तक लगेंगे जब तक वो उन रहस्यों को जान नहीं लेगा। जैसे ही जान लेगा वैसे ही आकाश और पृथ्वी की तरह वे भी संकीर्ण और लघु हो जाएंगे। तो चाहिए नर को नया कुछ, ये मनुष्य की चेतना है, स्वभाव है कि उसे नित्य नई खोज करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि उसके पास अतुलित बुद्धि बल है जिसका प्रयोग किए बिना वह शांति से नहीं बैठ सकता। आगे चलते हैं। शत्रुवांश, घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, यह मनुज जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल। अब कवि कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने चर्चा कर दी कि रह पृथ्वी और आकाश के सारे रहस्य अब मनुष्य की मुट्ठी में है, तो अब उसके पास कोई नया क्षेत्र नहीं है जहां पर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए क्या हो रहा है? घुट रही नर बुद्धि की है सांस। अब मनुष्य की जो बुद्धि है उसकी सांस घुट रही है, यानी मनुष्य बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्योंकि उसके पास नित्य नया अनुसंधान करने के लिए अब कोई क्षेत्र है ही नहीं। चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, ये वह कुछ चाहती वह शब्द किसके लिए है? बुद्धि के लिए है, मनुष्य की बुद्धि के लिए, इसलिए यहां स्त्रीलिंग इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान देंगे, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, पंक्ति में चाहती वह शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द बुद्धि से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि की सांस घुट रही है, घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि उसके पास अब खोज करने के लिए, रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए कोई नया विस्तृत जगत या क्षेत्र है ही नहीं। चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश। अब क्योंकि ये जो भूमि है और ये जो आकाश है ये तो उसके लिए सीमित हो गए, लघु हो गए, संकीर्ण हो गए, अब उसे नया क्षेत्र चाहिए। तो कवि लिखते हैं कि अब मनुष्य की जो बुद्धि है उसे और बड़ा संसार चाहिए, और बड़ा आकाश चाहिए, ताकि वह अपनी बुद्धि को नित्य नए रहस्यों को खोलने में लगा सके, उसे व्यस्त कर सके। यह मनुज जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल। यह मनुज, मनुज का मतलब होता है मनुष्य। अब यह शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है इसके आगे मनुज के पहले? इसलिए क्योंकि वे संकेत कर रहे हैं उस मनुष्य की तरफ जिसने विज्ञान के सहारे पृथ्वी और आकाश के सभी रहस्यों को जान लिया है। तो कवि कहते हैं यह मनुज जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, यानी ये मनुष्य जिसने विज्ञान के सहारे भूमि के सारे रहस्यों को जान लिया है, और अब उसके लिए ये भूगोल जो पृथ्वी थी, विस्तृत पृथ्वी, वो सारी की सारी एक छोटी सी पृथ्वी बनकर रह गई है। अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल, इसलिए क्योंकि पृथ्वी और आकाश के सारे रहस्य उसकी मुट्ठी में है। तो अब अपर यानी अन्य, अन्य जो ग्रह हैं उन पर विजय प्राप्त करने की तृषा यानी प्यास, इच्छा, प्रबल इच्छा, इस मनुष्य के हृदय में जाग गई है। क्योंकि क्या चाहिए? क्यों जागी है? क्योंकि उसे नित्य प्रति अनुसंधान करने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए नया आकाश चाहिए, नई भूमि चाहिए। तो अब उसकी नजर कहां है? अपर ग्रह, जो अन्य ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा, उनको जानने की प्यास, उनको जानने की प्रबल इच्छा, उनके रहस्यों का पर्दाफाश करने की प्रबल इच्छा उसके हृदय में जागृत हो उठी है। यह मनुज विज्ञान में निष्णात, और ये मनुष्य कैसा है? जो मनुष्य अनुसंधान कर रहा है, पृथ्वी और आकाश के रहस्यों को जान रहा है, वो कैसा है कवि की दृष्टि में? विज्ञान में निष्णात। निष्णात का मतलब है कुशल, पारंगत, यानी ये विज्ञान में पूरी तरह से कुशल है, यानी विज्ञान को अच्छी तरह से जानता है। जो करेगा स्यात मंगल और विधु से बात। अब क्योंकि इसने भूमि और आकाश के रहस्य जान लिए, अब इसकी दृष्टि कहां है?
अन्य ग्रहों के रहस्यों को जानने की ओर है। तो कवि कहते हैं जो करेगा, अब ये जो विज्ञान में कुशल मनुष्य है, जिसकी दृष्टि नए नए रहस्यों का पर्दाफाश करने की ओर ही टिकी हुई है, ये स्यात, स्यात यानी संभवतः, शायद, शायद। अब ये शायद कवि कल्पना कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि संभवतः अब ये मंगल ग्रह और विधु यानी चंद्रमा, चंद्रमा से बात करेगा। बात करने का मतलब क्या है कि अब वो इन ग्रहों पर अनुसंधान कार्य अपना शुरू करेगा, यानी चंद्रमा और मंगल ग्रह के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। अब कवि को दुख है कि मनुष्य की दृष्टि केवल और केवल विज्ञान की ओर ही टिकी हुई है। विज्ञान के किस पक्ष की ओर? जो विध्वंसकारी है, जो विनाशक है, उसकी ओर ही टिकी हुई है। जो उसका लोक कल्याणकारी पक्ष है, उस पर उसका ध्यान जा ही नहीं रहा है। जबकि मनुष्य कैसा है? मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है। सुरम्य यानी सुंदर, सुंदर प्रकाश है, यानी मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति है, रचना है। लेकिन अब उसने विज्ञान के बलबूते पर, अब केवल और केवल अपनी बुद्धि के बलबूते पर, बुद्धि पक्ष को प्राथमिकता देते हुए उसने इस सुरम्य प्रकाश होने को लज्जित कर दिया है। अपना जो विशेषण है कि सृष्टि की सबसे सुंदर रचना मनुष्य है, इसको अपमानित कर दिया है, लज्जित कर दिया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जरूरी है कि उसमें मानवीय गुण हो। लेकिन आज का मनुष्य विज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करते करते इतना विध्वंसक, विनाशकारी और संवेदनाहीन हो गया है कि उसमें मानवता का एक भी गुण दिखाई नहीं देता। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। अब इसमें क्योंकि ये क्या ऐसा है, विज्ञान में कुशल है, इसलिए कवि कहते हैं कि ये इतना कुशल है और सृष्टि की सुंदर रचना होते हुए भी इसने केवल बुद्धि के विकास की ओर ध्यान दिया है, हृदय पक्ष को उपेक्षित कर दिया है, भावनाएं उसमें अब रही ही नहीं है। इसलिए अब स्थिति ये हो गई है कि पृथ्वी और आकाश कोई भी हो, अब इससे कोई रहस्य छिपा नहीं सकते, यानी इसके लिए भूमि और आकाश के सभी रहस्य इसकी मुट्ठी में है। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम। अब ये मनुष्य, इसी पूरे किस मनुष्य की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये मनुष्य कैसा है? जो बुद्धि को भावना से अधिक महत्व देता है और विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी कार्यों में करता है, लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा करता है। तो ये मनुष्य जिसकी शिखा, शिखा का मतलब वैसे तो चोटी होता है दोस्तों, लेकिन यहां इसका सांकेतिक अर्थ है ज्ञान की ज्योति। चोटी भी होता है और शिखा, जब दीपक की जो लौ का ऊपरी भाग होता है उसको भी शिखा कहते हैं। तो ज्योति, इसको अगर हम मान ले यहां पर अर्थ, तो इसका होगा ज्ञान की ज्योति। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, उद्दाम का मतलब प्रबल, बहुत अधिक प्रभावशाली, यानी जिसके पास अनंत प्रकाश है ज्ञान का, ऐसा मनुष्य कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। अब इसने क्या किया है? जो ज्ञान की ज्योति जिसकी बहुत प्रबल है, जिसके पास अतुलित ज्ञान का भंडार है, ऐसे मनुष्य को आज संपूर्ण सृष्टि, चराचर यानी जड़ चेतन जगत, उसके प्रति श्रद्धा भाव से युक्त होकर, उसके प्रति भक्ति भाव से युक्त होकर उसे प्रणाम करते हैं, यानी उसके प्रति सिर झुकाते हैं। अभिव्यंजित अर्थ क्या हुआ? व्यंजित अर्थ ये है कि संपूर्ण जड़ चेतन जगत पर विज्ञान के सहारे मनुष्य ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, अपनी विजय स्थापित कर ली है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, और ये मनुष्य जो सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाने वाला था, क्योंकि ये सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। और ये कैसा है? ज्ञान का भंडार है। विज्ञान के विषय में जितनी जानकारी इसको है किसी को नहीं है, विज्ञान का भंडार है। और उत्तम ज्योति, इसके जो चेतना है वो ज्योति का आगार यानी भंडार, घर, ज्योति का भंडार है। यानी किन किन चीजों का भंडार बताया गया है मनुष्य को? ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक यानी प्रकाश का। प्रकाश किसका है? मनुष्य की जो चेतना है उसका प्रकाश है, प्रकाश का भंडार है, क्योंकि उसके पास अतुलित संभावनाएं हैं कार्य करने की।
अब एक बार इसके अलंकारों पर बात कर लेते हैं। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश। तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस कृति में अलंकारों का कोई भंडार, आधुनिक काव्य की यही विशेषता है कि यहाँ आपको अनावश्यक अलंकारों का प्रयोग नहीं मिलेगा, केवल और केवल सहज रूप में जो अलंकार आ जाएं वही यहाँ मिलेंगे। तो अनुप्रास अलंकार बहुत सहज रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, यहां भी 6 का अनुप्रास है। अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल, साधारण है, आगे चले। यह मनुज विज्ञान में निष्णात, जो करेगा स्यात मंगल और विदु से बात। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, 6 का अनुप्रास है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, आगे चले। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, आलोक का आगार में भी 6 का अनुप्रास है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मनुष्य, कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग में कवि ने मनुष्य को किसका आगार कहा है या किसका आगार नहीं कहा है। तो ज्ञान का एक विकल्प, दूसरा विकल्प विज्ञान का और तीसरा आलोक का, और फिर एक आएगा जिसमें जो कि इसमें नहीं है, तो आप उसको ही चिन्हित करेंगे। ये तीनों बिंदु आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। आगे चले, अगला अंश। पर सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग। वह अभी पशु है निरापशु, हिंस्र रक्त पिपासु, बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञासु। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण। अब कवि कहते हैं कि कवि को चिंता होती है कि भूमि और आकाश के सारे रहस्य तो जान लिए, अब इसकी दृष्टि मंगल ग्रह पर है और चंद्रमा पर है। तो वे मंगल ग्रह के लोगों को मानो सचेत कर रहे हैं मनुष्य की गतिविधि, जो पृथ्वी का जो मनुष्य है उसकी गतिविधियों की के विषय में। तो वे लिखते हैं, पर सको सुन लो तो सुनो मंगल जगत के लोग, कि हे मंगल जगत के वासियों, यदि तुम मेरी वाणी सुन सकते हो, मेरी बात सुन सकते हो, तो ध्यान से सुनो। क्या सुनना है? तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग, की ये जो मनुष्य है पृथ्वी का, ये तुम्हें छूने का जो प्रयत्न, उद्योग का मतलब है प्रयत्न, प्रयत्न कर रहा है, यानी तुम्हारे सारे रहस्य जानने का प्रयत्न कर रहा है। तुम्हारे ग्रह पर आकर विज्ञान के बलबूते पर सारी चीजों को जानकर अपनी विजय स्थापित करने का जो प्रयत्न कर रहा है, वो मनुष्य कैसा है अभी से जान लो, यानी उसे अपने ग्रह पर प्रविष्ट भी मत होने देना। क्यों? वह अभी पशु है, कि ये मनुष्य जो है ये अपने मानवीय गुणों को भुला चुका है, इसमें पशुता कूट कूट कर भरी है। निरा पशु, ये पूरी तरह से जानवर हो चुका है, यानी कि क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। ये हिंस्र, ये हिंसक है, हिंसा करने से भी घबराता नहीं, और रक्त पिपासु, खून का प्यासा है। बुद्धि उसकी दानवी, और इसकी बुद्धि जो इसमें मानवीयता के गुण कभी हुआ करते थे, अब वो दानवी हो गई है, यानी उसमें राक्षसी वृत्तियां प्रबल हो गई हैं। राक्षसी वृत्तियां यानी विनाशकारी वृत्तियां, विध्वंसक वृत्तियां उसमें प्रबल हो गई हैं। और है स्थूल की जिज्ञासु, ये किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के मूल में जाकर उसके रहस्यों को जानने की कोशिश केवल किस लिए करता है? क्योंकि इसकी दृष्टि स्थूल पर टिकी हुई है। स्थूल यानी भौतिक, इस भौतिक जगत पर टिकी हुई है, इसलिए इसका उद्देश्य किसी आध्यात्मिक स्थिति का विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास करना नहीं है, मानवीय गुणों का विकास करना नहीं है, बल्कि क्योंकि इसकी दृष्टि केवल भौतिक जगत पर है, तो ये भौतिक जगत को जानने के लिए ही केवल जिज्ञासु है, यानी इसके अंदर वही कौतूहल है, वही जिज्ञासा है जो केवल कहां टिकी है? भौतिक जगत पर टिकी है। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, और ये मनुष्य कैसा है? ये मनुष्य ऐसा है कि जब इसमें, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति में अगर अहम जाग उठता है, अभिमान जाग उठता है अपना, तो फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण। तो ये सारी की सारी जो मानव जाति है पृथ्वी की, ये इतने मस्त हो जाते हैं उस अभिमान में कि ये मदमस्त होकर, यानी मदमस्त होने का मतलब क्या है कि अभिमान के नशे में चूर होकर,
अभिमान के नशे में चूर होने का मतलब हुआ जब व्यक्ति की बुद्धि अपना संतुलन खो बैठे, तब ये मृत्यु का विषाण यानी शंख बजाने लगते हैं। मृत्यु का शंख से अभिप्राय क्या है? व्यंजित अर्थ क्या हुआ? युद्ध, यानी ये युद्ध करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि हे मंगल ग्रह के लोगों, अब मनुष्य जो है पृथ्वी का, उसकी दृष्टि तुम पर टिकी है, यानी ये तो अभिज्ञान के सहारे तुम्हारे रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें इस बात से सचेत रहना है कि ये मनुष्य पूरी तरह से हिंसक है, ये तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार कर सकता है, ये खून का प्यासा है और ये पूरी तरह से पशुता के गुणों से, वृत्तियों से युक्त है। इसकी बुद्धि जो है वो राक्षसी बुद्धि है, मानवीय बुद्धि नहीं है। तुम मनुष्य समझकर इस अनुमान मत लगा लेना कि ये एक मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति है, बल्कि ऐसा नहीं है। और इसकी दृष्टि कहाँ टिकी है? इसकी दृष्टि चेतना के विकास में नहीं टिकी है, बल्कि स्थूल यानी भौतिक विकास में टिकी है। तो ये भौतिकता को और अधिक विकसित करने के लिए ही सारे रहस्यों को जानना चाहता है। और ये मनुष्य ऐसा है कि जब इसका अभिमान जागृत हो जाता है, तो ये सारी की सारी, एक का अभिमान जागृत होने पर ये सारी की सारी मानव जाति को युद्ध की आग में झोंक देता है, यानी विनाश के राह पर आगे बढ़ा देता है। अब देखते हैं इसमें अलंकार कौन से हैं। पर सुख सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, सवर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। तुम्हें छूने को रहा जो जीव, जवर्ण की आवृत्ति, छेकानुप्रास। वह अभी पशु है निरापशु हिंस्र रक्त पिपासु, बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञासु, कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान। यहां भी वृत्यानुप्रास है, कवर्ण की आवृत्ति हो रही है। फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण, मत मृत्यु में छेकानुप्रास है। आगे चलें। यह मनुज ज्ञानी श्रगालों कुक्कुरों से हीन, हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन, देह ही लड़ती नहीं है जूझते मन प्राण, साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपनी भूल। अब कवि कहते हैं कि मंगल ग्रह के लोगों को ही संबोधित करके कह रहे हैं कि हे मंगल ग्रह के लोगों, ये जो मनुष्य है ये ज्ञानी तो बहुत है, इसके पास ज्ञान का तो अनंत भंडार है, लेकिन इसकी जो वृत्ति है वो कैसी है? श्रगाल यानी सियार यानी गीदड़। गीदड़ों और कुक्कुर यानी कुत्तों से भी निम्न कोटि की वृत्ति है, यानी ये बहुत नीच है, ज्ञानी होकर भी नीच है। ज्ञानी होकर भी मनुष्य नीच क्यों है? क्योंकि उसने अपने हृदय पक्ष को विकसित ही नहीं किया, केवल बुद्धि पक्ष को विकसित किया है, जबकि मानवीय सभ्यता के लिए मानवीय गुणों का विकास होना अनिवार्य है, ऐसा कवि मानते हैं। हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन, और ये क्या करता है? अपने ज्ञान के सहारे ये अनेक हिंसक क्रूरतापूर्ण कार्य करता है, जो कि बुरी वृत्तियों से मलिन है, यानी बुरी वृत्तियों से युक्त है। ऐसे कार्य यानी बुरे कार्य करता है जो दूसरों के लिए विनाशकारी है और केवल वो अपने विषय में सोचता है। देह ही लड़ती नहीं जूझते मन प्राण, और वो जब इस संघर्ष को करता है बुद्धि के सहारे, तो उसका केवल शरीर ही युद्ध नहीं करता, बल्कि उसका मन और उसका प्राण यानी उसकी चेतना भी युद्ध करती है। यानी उसने अपने मन में, अपने प्राण में, अपनी चेतना में हिंसा की वृत्ति को, क्रूरता को इतना अधिक जमा लिया है अच्छी तरह से कि मानवीय गुण पूरी तरह से उसने भुला दिए हैं या उसे भूल चुका है। साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, और जब वो अपनी इस वृत्ति युद्ध करने की, संघर्ष करने की, विनाशकारी जो बुद्धि है उसके सहारे जब वो विनाश करने की ओर आगे बढ़ता है, तो कवि कहते हैं कि न केवल मनुष्य का नाश होता है, बल्कि उसके साथ मनुष्य के द्वारा विकसित कला और विज्ञान के जो क्षेत्र हैं वे भी विनाश को प्राप्त होते हैं, वे भी नष्ट होते हैं, यानी उनकी भी हानि होती है। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपनी भूल। विज्ञान के फूल का सांकेतिक अर्थ
और शुभ धर्म अपनी भूल का सांकेतिक अर्थ अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। विज्ञान के फूल का मतलब है विज्ञान का लोक कल्याणकारी रूप। यानी विज्ञान का वो पक्ष जिसके सहारे मानव जाति का कल्याण किया जा सकता है। यानी आप लोगों ने बच्चों बचपन में जब भी कभी आपने निबंध लिखे होंगे हिंदी में, तो एक निबंध बहुत आया करता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आप उसको इसमें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी स्थिति अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि विज्ञान का जो वरदान वाला पक्ष है, जिसके कारण हम विज्ञान को मानव जाति के लिए वरदान कहते हैं, वो इस मनुष्य के हाथों में आकर के क्या हो गया है, अभिशाप बन गया है। इन दोनों पंक्तियों का मूल अर्थ यही है कि वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपनी भूल, कि ये जो मनुष्य है जो इसके हाथों में आकर जो वरदान था, जो विज्ञान का अच्छा लोक कल्याणकारी पक्ष था, वो अभिशाप बन गया है। यही कारण है कि इसके जो शुभ कार्य हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, वे भी अपनी सहज प्रवृत्ति को भूलकर वज्र की तरह आघात करने लगे हैं। यानी मनुष्य जाति पर कठोरता से चोट कर रहे हैं। यानी इस मनुष्य ने विज्ञान को अपने नियंत्रण में करके केवल और केवल क्या किया है, इसे मानव जाति के लिए अभिशाप बना दिया है, इसके लोक कल्याणकारी पक्ष को, जिसके कारण विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान हो सकता था, उसे पूरी तरह से पीछे धकेल दिया है, भुला दिया है, छोड़ दिया है। अलंकार देखते हैं। यह मनुज ज्ञानी श्रगालों कुक्कुरों से हीन हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म। का वर्ण की आवृत्ति है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। देह ही लड़ती नहीं जूझते मन प्राण, साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल। भाषा में सांकेतिकता है यहाँ, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपनी भूल। आगे चलते हैं। यह मनुज जो ज्ञान का आगार, क्योंकि मनुष्य के पिछले पद में कवि ने क्या कहा है, मनुष्य को ज्ञान का भंडार कहा है, ज्ञान अतुलित ज्ञान से युक्त कहा है, तो उसी बात को यहाँ दोहरा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को कवि को उस मनुष्य के जो नकारात्मक पक्ष जो विकसित हो गया है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना है। तो कवि कहते हैं यह मनुज जो ज्ञान का भंडार, कि ये जो मनुष्य है जो ज्ञान का भंडार है, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, और ये मनुष्य जो संपूर्ण सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, जिसके कारण इस सृष्टि का सौंदर्य बढ़ता है। नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, कि तुम मनुष्य नाम इसका सुन करके किसी भ्रम में मत रहना, भूल मत जाना, क्योंकि वास्तव में ये मनुष्य जिसने अपनी बुद्धि को ही केवल विकसित किया है और विध्वंसक कार्यों में लगाया है, अब मनुष्य केवल इसका नाम है, मानव इसका नाम है, इसमें मानवता का कोई गुण शेष नहीं। नाम सुन भूलो नहीं, यानी ये मनुष्य, इस मनुष्य के लिए मानव शब्द का इस्तेमाल सुनकर आप किसी भ्रम में मत रहना, क्योंकि ये मानव ऐसा है जिसमें मानवीयता का गुण है ही नहीं। सोचो विचारो कृत्य, और इसके जो कार्य हैं उन पर थोड़ा ध्यान दो, उन पर सोच विचार करो, तभी इसके वास्तविक व्यक्तित्व के रूप में कोई निर्णय लो। यह मनुष्य संहार सेवी वासना का भृत्य, क्योंकि ये मनुष्य कैसा है, ये हिंसक है। श्रृंगार सेवी, वासना का भृत्य का मतलब है, भृत्य का मतलब है सेवक। संहार की से युक्त, भावना से युक्त, संहार करने की यानी हिंसक भावनाओं से, विनाश की भावनाओं से युक्त है, और वासना का सेवक है, यानी वासना भौतिकता का, विलासिता का दास है। छद्म इसकी कल्पना, और इसकी जो कल्पना है ये बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वास्तव में वो सब क्या है, मिथ्या है। छद्म यानी दिखावटी है, झूठ है, दिखावटी और झूठ। सच्चाई इसमें इसकी कल्पना में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, वास्तव में इसके कर्म कैसे हैं, क्रूरता और मलिनता से युक्त हैं। पाखंड इसका ज्ञान, और ये अपने ज्ञान को जिस रूप में प्रदर्शित करता है, ये भी केवल एक पाखंड है, यानी आडंबर है, दिखावा है, क्योंकि ये इस ज्ञान का प्रयोग भी हिंसा और विध्वंस में ही करता है। यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। अब क्योंकि इसमें
इस मनुष्य के व्यक्तित्व में मानवीय गुण पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ये मनुष्य वास्तव में मनुष्यता का घोर अपमान है, यानी मनुष्य होने के नाम पर ये एक कलंक है, एक धब्बा है। तो अब अलंकारों पर नजर डालते हैं। यह मनुष्य जो ज्ञान का आगार, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, यह मनुष्य संहार सेवी वासना का भृत्य। संहार सेवी में हो गया छेकानुप्रास, छद्म इसकी कल्पना, पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता का म वर्ण की आवृत्ति, तो छेकानुप्रास। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि इन सभी अंशों की व्याख्या, इनके अर्थ और कवि इनके द्वारा क्या प्रेषित करना चाहते हैं, कौन सा बिंदु आपके सामने रखना चाहते हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस अंश में आज हमने जितने भी अंश पढ़े उनमें विशेष तौर पर कवि दिनकर ने हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि हम आज के जो मनुष्य हैं वो बुद्धिवादी इतने अधिक हो गए हैं कि मानवीय गुणों को बिल्कुल भुला चुके हैं। यानी व्यंजित है कि कवि ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मनुष्य में किसी भी तरीके से मानवीय गुणों का विकास हो, मानवीय संवेदनशीलता बढ़े। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।